नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के 8 पूर्व मुख्यमंत्री इस समय सक्रिय राजनीति में हैं और इन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग संदेश भेज रहे हैं। बल्कि कहें कि 4 संदेश ऐसे हैं, उनकी कैटेगरी बनाई जा सकती है जो इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजी जा रही है। इन 4 कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं, किसको क्या संदेश दिया जा रहा है, इसकी बात आगे करते हैं। लेकिन इन 8 मुख्यमंत्रियों का उपयोग एक को छोड़कर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करने के मूड में है। यानी एक संदेश पार्टी के अनुभवी और पुराने कार्यकर्ताओं को है। ये 4 के अलावा बात कर रहा हूँ, तो उन सब के लिए है। जनरल संदेश है कि आपकी भूमिका बदल सकती है, आपको नई भूमिका मिल सकती है। अगर आपको कोई एक भूमिका मिली हुई है तो आप ये मानकर मत चलिए कि ये आजीवन है, हमेशा के लिए है। ये हीरा नहीं है जो सदा के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी का पद है जो शीर्ष नेतृत्व की इच्छा और पार्टी की ज़रूरत के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है, और वही हो रहा है। आपने देखा सबसे लेटेस्ट इस श्रेणी में जो है, भूमिका परिवर्तन वाली श्रेणी में मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले तक, और माना जाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, उनके हटने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन ऐसा अब भाजपा में होता नहीं कि करीबी हैं इसलिए नहीं हटेंगे, जानकार हैं इसलिए नहीं हटेंगे। हटेंगे या रहेंगे, इसका क्राइटेरिया, इसका आधार एक ही होता है कि पार्टी के लिए उस भूमिका में आप कितने प्रभावी हैं, कितने उपयोगी हैं। इसके अनुसार तय होता है कि आपको कब तक उस भूमिका में रहना है। और मनोहर लाल खट्टर के साथ यही हुआ। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा की तो लोगों को लगा कि अब तो उनका जो है मुख्यमंत्री पद पर चुनाव तक कम से कम बने रहना पक्का हो गया है। प्रधानमंत्री चौंकाते रहते हैं, तो उन्होंने चौंकाया कि नहीं नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। मेरी प्रशंसा उनके व्यक्तिगत व्यवहार, आचरण और उनके व्यक्तित्व को लेकर थी। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका की ज़रूरत पार्टी को अब है या नहीं, ये पार्टी तय कर चुकी है, तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन अब जो संदेश की कैटेगरी में बात कर रहा था, पहला संदेश 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए है कि सत्ता में हिस्सेदारी का आपका समय अभी बाकी है। इस कैटेगरी में जो पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं सबसे ऊपर मेरी नज़र में, मनोहर लाल खट्टर हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे पिछले विधानसभा चुनाव तक। ये 4 लोग हैं जिनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया है, और इन चारों को इनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए कि 2024 में जब तीसरी बार सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब इनको केंद्र सरकार में क्या भूमिका दी जानी है, क्या दी जानी है, इसका कोई फैसला हुआ है या नहीं। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से इनको लोकसभा चुनाव में उतारा है, उससे लगता है कि इनको कोई न कोई भूमिका नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में ज़रूर मिलने वाली है। यानी ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी हो सकते हैं। एक चेतावनी आपको ज़रूर देना जरूरी है कि ये बात कोई जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। ये जो मेरा राजनीतिक आकलन है, राजनीतिक घटनाओं को समझने की जो क्षमता है, उसके आधार पर एक आकलन है, जिसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये चारों लोग आपको 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बीजेपी 370 पार की बात कर रही है, एनडीए 400 पार की बात कर रही है, इतने लोकसभा सदस्य होंगे। अगर मान लीजिए उस लक्ष्य तक नहीं भी पहुंचते हैं, तो जितने अभी लोकसभा सदस्य हैं बीजेपी और एनडीए में, उससे तो ज़्यादा ही आने वाले हैं। तो इतने लोकसभा सदस्यों के होते हुए इन लोगों की क्या ज़रूरत है। 2024 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री किस तरह की बात कहते रहे 2024 के लिए। उनका कहना है कि तीसरी टर्म में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं, और बहुत बड़े बड़े काम और फैसले करने के लिए अनुभवी लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, ये अपने राज्यों में काम करके दिखा चुके हैं। इसमें से केवल मैं त्रिवेंद्र रावत को नहीं रखता, जो अपने राज्य में काम करके दिखा चुके हैं। अपने राज्य में वो काम नहीं कर पाए, इस वजह से मजबूरी में बदलना पड़ा पार्टी को। पार्टी बदलना नहीं चाहती थी उनको, लेकिन स्थिति ऐसी आ गई थी
कि या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटकर नहीं आती अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहते। तो ये फैसला जो है बहुत देर से और एक तरह से कहें आखिरी समय पर किया गया, लेकिन बहुत कड़ा फैसला और बहुत सही फैसला किया गया। उसका लाभ हुआ पार्टी को। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनी फिर से बीजेपी की, और सरकार अच्छी तरह से चल रही है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो राज्य में फेल हो गए, उनको केंद्र में क्यों लाया जा रहा है? अब उनमें ऐसी कोई खूबी होगी जो प्रधानमंत्री को, केंद्रीय गृह मंत्री को नज़र आती होगी, हमको आपको नज़र नहीं आती है। बहरहाल उत्तराखंड की राजनीति में उनको जितना देखा है, देखिए दो उनके पक्ष हैं, एक पार्टी के संगठनकर्ता कार्यकर्ता के रूप में और दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में। पार्टी के कार्यकर्ता और संगठनकर्ता के रूप में उनकी बड़ी अच्छी छवि है, लेकिन पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि या उनका कामकाज कहें, उसका आकलन करेंगे तो उनको कोई भी नंबर देना बड़ा मुश्किल होगा। यानी राज्य में परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो नंबर 1 पर शिवराज सिंह चौहान आते हैं। लगभग 15 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। राज्य में 2018 का एक झटका अगर छोड़ दें तो भाजपा को जो है लगातार 2003 से 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव हुआ और जीती। उसके बाद जितने चुनाव हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही हुए और पार्टी जीती 2018 के अपवाद के अलावा। और 2018 में भी पार्टी की बुरी हार नहीं हुई। पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनने में कामयाब हुई और सीटों का अंतर बहुत ही कम था। इसीलिए सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की वजह से बाद में बन पाई सरकार। तो शिवराज सिंह चौहान की खासतौर से लाडली बहना योजना जो थी वो देश भर में चर्चा का विषय बनी। तो परफॉर्मेंस की जहाँ तक सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, पार्टी में संगठन का सवाल है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, योजनाओं को लागू करने का जहाँ तक सवाल है, योजनाओं की समझ का जहाँ तक सवाल है, योजनाएं बनाने का जहाँ तक सवाल है, शिवराज सिंह चौहान इस पूरी लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। तो मेरा निजी आकलन है ये, मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। क्या पद मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पता नहीं, लेकिन उनको अगर लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है तो केवल लोकसभा सदस्य बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि लड़ाया जा रहा है। उनको निश्चित रूप से उनका उपयोग, उनकी क्षमताओं का उपयोग सरकार में किया जाएगा। तीसरे सदस्य जिनका राज अभी बाकी है कह सकते हैं, वो है बसवराज बोम्मई, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कामकाज खराब नहीं रहा। उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, सामाजिक कारण ज़्यादा हैं उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण कम हैं, लेकिन हार तो हार होती है, हार गए। पार्टी ने तय किया कि उनको राज्य की राजनीति से निकालना चाहिए। उनको राज्य की राजनीति में लिंगायत समाज को खुश रखने का या संतुष्ट रखने का भी एक कारण हो सकता है उनको निकालने का, क्योंकि एक दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी लोकसभा टिकट दिया गया है। इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 2023 की विधानसभा चुनाव में हार के बाद लिंगायत समाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। लिंगायत समाज को फिर पूरी तरह से पार्टी से पहले से ज़्यादा संख्या में जोड़ने पर पार्टी का जोर है। इसीलिए येदियुरप्पा के बेटे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को लोकसभा का टिकट दिया गया। जब विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया था पार्टी ने, नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बहुत कुछ बोला। उसके बावजूद उनकी उपयोग, मैंने शुरू में जो बात कही थी कि क्राइटेरिया जो है लोगों को जिम्मेदारी देने का, पार्टी के लिए उपयोगिता कितनी है, पार्टी को आगे बढ़ाने की आपकी क्षमता कितनी है, पार्टी के लिए आप कितने उपयोगी हो सकते हैं, इसके आधार पर तय होता है। तो जगदीश शेट्टार लिंगायत नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और येदियुरप्पा के करीबी हैं। शायद ये भी एक फैक्टर रहा होगा, येदियुरप्पा का भी इसमें योगदान होगा उनको लोकसभा टिकट दिलाने में। वो पार्टी में लौट आए, उनको गलती का एहसास हो गया, इसलिए पार्टी ने ईगो का सवाल नहीं बनाया। इस बात को ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी को जिम्मेदारी देते समय
ईगो का प्रश्न, अहंकार का मुद्दा नहीं बनाती है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे खिलाफ ऐसा बोला। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के खिलाफ बोलकर भी आप पार्टी के लिए अगर उपयोगी हैं तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपको फिर से लेने में पार्टी कोई संकोच नहीं करेगी। इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण इस समय जो है वो जगदीश शेट्टार है, जिनका अभी राजयोग बचा हुआ है, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देते ही तुरंत उनको लोकसभा का टिकट देने का ऐलान हो गया। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री के मन में उनकी है, जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा, जिस तरह का बेदाग कार्यकाल रहा, मैं कहूँगा प्रशासनिक रूप से उतने सफल भले ही न रहे हों, लेकिन ईमानदारी के मामले में, राजनीति में जहाँ ईमानदारी बहुत ही मुश्किल से या बड़ी रेयर क्वालिटी हो गई है, मनोहर लाल खट्टर ईमानदार नेताओं में हैं। और ईमानदार नेताओं की ज़रूरत हमेशा हर पार्टी को रहती है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रेजेंट रिजीम है उसको और ज़्यादा। तो सरकार की छवि ईमानदार सरकार की बनी रहे, इसमें योगदान करेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। दूसरी कैटेगरी में जिनकी अभी राजनीतिक उपयोगिता बाकी है या जिनका राजनीतिक कार्यकाल बाकी है कहें, उसमें आते हैं विप्लव देव, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री। उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। उनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जो है बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके अलावा वो सबको साथ लेकर नहीं चल पाए, टीम मैन नहीं हैं, ये उनके खिलाफ एक शिकायत रही और उनके साथ ईगो का बड़ा सवाल रहा। इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में दी जाएगी, हो सकता है संगठन में मिले, संगठन में भी जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन उनका राजनीतिक कार्यकाल या कहें कि उनका राजनीतिक जीवन अभी बचा हुआ है। उनको रिटायरमेंट मोड में या साइड लाइन नहीं किया गया है, ये संकेत है उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने का। हालांकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाने के कुछ ही समय बाद उनको राज्यसभा में भेजा गया, अब लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब पार्टी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसमें विप्लव देव का स्थान है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी ने रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान देकर किनारे कर दिया है और वो हैं डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पार्टी जीत गई, बड़े बहुमत से जीती, फिर भी नहीं बनाया गया। 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2018 में जब बीजेपी 3 राज्य हारी थी तब वो भी हारे थे, लेकिन उनको जो है 2023 में फिर पार्टी ने टिकट दिया और वो जीत कर आए और उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाकर एक तरह से कहा गया है कि ये है आपका रिटायरमेंट पैकेज, इसके बाद पार्टी से आप उम्मीद न करें। तो डॉक्टर रमन सिंह की ये आखिरी पारी हो सकती है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, कम से कम सक्रिय राजनीति में। सक्रिय राजनीति से मेरा मतलब होता है चुनावी राजनीति में। तो चुनावी राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह की ये आखिरी पारी होगी, ये लगभग निश्चित सा लगता है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी ने लूप लाइन में डाल दिया है, वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पार्टी के अंदर कई तरह के भाव हैं। वो अच्छी नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो मुख्यमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनको कोई और संवैधानिक पद भी नहीं दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह की तरह विधानसभा अध्यक्ष का पद भी नहीं दिया गया और उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया। अब इसमें मुझे 2 कारण नज़र आते हैं। एक, उनका बेटा पहले से ही लोकसभा में है और फिर उसको लोकसभा का टिकट मिल गया है, तो माँ बेटा दोनों लोकसभा में भेजे जाएं, ये पार्टी को शायद ठीक नहीं लगा, इसलिए उनको लोकसभा में नहीं भेजा गया। लेकिन विधानसभा में उनकी कोई उपयोगिता है ऐसा पार्टी को लगता नहीं, कम से कम अभी तक जो जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुसार। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से अपने अच्छे दिनों में पार्टी के साथ बगावत की, एक समय वो अलग पार्टी बनाने पर भी विचार कर रही थी, पार्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी उन्होंने शुरू कर दिया था और लगातार पार्टी हाई कमान को डिफाई करती रही।
उसकी सज़ा उनको मिली है। अब पार्टी हाईकमान और पार्टी की जो ताकत है, राजस्थान की कम से कम बात कर लें तो उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की ये हैसियत अब नहीं रह गई है कि वो बगावत करके पार्टी का कोई नुकसान कर सकें। उनके लिए जो मौका था वो विधानसभा चुनाव से पहले ही था। वो नुकसान कर सकती थी, लेकिन अपना कोई तंत्र खड़ा कर सकती थी या पार्टी बना कर अपने लिए कुछ कर सकती थी, ऐसी संभावना नहीं थी। ऐसे में उनके सामने जो है भविष्य अंधकारमय ही दिखता है। उनको वही करना होगा जो पार्टी चाहेगी। पार्टी ने 2018 की हार के बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो कभी पार्टी दफ्तर में दिल्ली में गई नहीं, कभी बैठी नहीं उपाध्यक्ष के कमरे में। तो अब उनको नए सिरे से कोई जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अगर उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता तो मैं ये मान कर चलता कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और उस समय अच्छा काम किया था। लेकिन अब इसकी संभावना लगभग समाप्त हो गई है। इस बात की भी मुझे संभावना नहीं नज़र आती कि अगला जब द्विवार्षिक चुनाव होगा राज्यसभा का तो उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो वो एक विधायक की ही तरह रहने के लिए राजस्थान में राजनीतिक रूप से अभिशप्त नज़र आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके रिहेबिलिटेशन और रीएलोकेशन ऑफ वर्क के जरिए अपने नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।